नमस्कार, द सूत्रधार देख रहे हैं आप। मैं हूं स्मृति झा और स्वागत है आपका हमारे व्यक्ति विशेष अनुभाग में। आज इस खास सेगमेंट में बात होगी हिंदी कथा साहित्य के महत्वपूर्ण रचनाकार फणीश्वर नाथ रेणु के बारे में। तो चलिए संक्षेप में जानते हैं फणीश्वर नाथ रेणु की पूरी जीवनी। सुप्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म 4 मार्च 1921 को बिहार के पूर्णिया जिले के औराही हिंगना गांव में हुआ था। औराही हिंगना फारबिसगंज नामक स्थान के पास है, जो अब अररिया जिले के अंतर्गत आता है। रेणु के पिता का नाम शिलानाथ मंडल था। उनकी माता का नाम पानो देवी था। वे 3 भाई और 5 बहनें थे। रेणु जी धनुक जाति के थे। परिवार संपन्न था। रेणु जी के पिता कांग्रेस से जुड़े थे, इसलिए उनका बचपन आज़ादी की लड़ाई को देखते समझते बीता। स्वाधीनता संघर्ष की चेतना रेणु में उनके पारिवारिक वातावरण से आई थी। रेणु भी बचपन और किशोरावस्था में ही देश की आज़ादी की लड़ाई से जुड़ गए थे। 1930-31 में जब रेणु अररिया हाई स्कूल के 4थे दर्जे में पढ़ते थे, तभी महात्मा गांधी की गिरफ्तारी के बाद अररिया में हड़ताल हुई। स्कूल के सारे छात्र भी हड़ताल पर रहे। कहते हैं कि रेणु जी ने अपने स्कूल के असिस्टेंट हेडमास्टर को स्कूल जाने से रोक दिया था। घटना के बाद रेणु जी को इसकी सज़ा मिली, लेकिन इसके साथ ही वे इलाके के बहादुर सुराजी के रूप में प्रसिद्ध हो गए। रेणु जी की प्रारंभिक शिक्षा फारबिसगंज तथा अररिया में हुई। इसके बाद वे नेपाल के विराटनगर पहुंच गए। विराटनगर से उन्होंने मैट्रिक तक पढ़ाई की। उन्होंने कोइराला परिवार में रहते हुए विराटनगर आदर्श विद्यालय से पढ़ाई की थी। मैट्रिक के बाद रेणु पढ़ने के लिए बनारस चले गए। यहाँ वे छात्र राजनीति से जुड़े और स्टूडेंट फेडरेशन के कार्यकर्ता के रूप में भी कार्य किया। आगे चलकर रेणु जी समाजवाद से प्रभावित हुए। 1938 ईस्वी में सोनपुर बिहार में समर स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स में रेणु शामिल हुए। इस स्कूल के प्रिंसिपल जयप्रकाश नारायण थे और कमला देवी चट्टोपाध्याय, मीनू मसानी, अच्युत पटवर्धन, नरेंद्र देव, अशोक मेहता जैसे लोगों ने इस स्कूल में शिक्षण कार्य किया था। इसी स्कूल में भाग लेने के बाद रेणु समाजवाद और बिहार सोशलिस्ट पार्टी से जुड़ गए। रेणु जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से 1942 में इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की। उसके बाद स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय हो गए। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने सक्रिय रूप से योगदान दिया। इस प्रकार एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में उन्होंने अपनी पहचान बनाई। इस चेतना का वे जीवन पर्यंत पालन करते रहे और सत्ता के दमन और शोषण के विरुद्ध आजीवन संघर्षरत रहे। 1950 में बिहार के पड़ोसी देश नेपाल में राजशाही दमन बढ़ने पर वे नेपाल की जनता को राणाशाही के दमन और अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के संकल्प के साथ वहां पहुंचे और नेपाली क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लिया। रेणु जी ने सक्रिय राजनीति में भी हिस्सेदारी की। हालांकि 1952-53 के दौरान वे बहुत लंबे समय तक बीमार रहे। फलस्वरूप वे सक्रिय राजनीति से हट गए। उनका झुकाव साहित्य सृजन की ओर हुआ। 1954 में उनका पहला उपन्यास मैला आंचल प्रकाशित हुआ। मैला आंचल उपन्यास को इतनी ख्याति मिली कि देखते देखते उन्हें शीर्षस्थ हिंदी लेखकों में गिना जाने लगा। पहले आंचलिक उपन्यास मैला आंचल के लिए ही उन्हें 21 अप्रैल 1970 को तात्कालिक राष्ट्रपति वाराह वेंकटगिरी ने पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया था। रेणु को साहित्य में अपने योगदान के लिए पद्मश्री अवार्ड तो मिल गया, लेकिन उनकी क्रांतिकारी सोच कहाँ बदलने वाली थी। जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में पूरे देश में हुए छात्र आंदोलन में पुलिस की लाठीचार्ज के विरोध में उन्होंने ये अवार्ड वापस कर दिया था। दूसरे शब्दों में कहें तो जीवन के संध्या काल में राजनीतिक आंदोलन से उनका पुनः गहरा जुड़ाव हुआ। 1975 में लागू आपातकाल का जेपी के साथ उन्होंने भी कड़ा विरोध किया। इस दौरान इंदिरा गांधी के इशारे पर उन्हें पुलिस यातना झेलनी पड़ी, बल्कि जेल भी जाना पड़ा। फणीश्वर नाथ रेणु के निजी जिंदगी की बात करें तो उन्होंने कुल 3 विवाह किए थे। फणीश्वर नाथ रेणु की पहली शादी रेखा नाम की लड़की से हुई थी। रेखा बिहार के कटिहार जिले के बलुआ गांव की रहने वाली थी।
दोनों को एक बेटी हुई जिसका नाम कविता राय रखा गया था। रेणु जी की पहली पत्नी लकवाग्रस्त हो गई थी। उनकी मौत के बाद फणीश्वरनाथ रेणु ने दूसरी शादी पद्मा नाम की विधवा महिला से की थी। पद्मा बिहार के कटिहार जिले के ही महमदिया गांव की रहने वाली थी। पद्मा जी से रेणु जी को 3 पुत्र हुए, पद्मपराग, अपराजित और दक्षिणेश्वर। रेणु जी का तीसरा विवाह लतिका जी के साथ हुआ। लतिका बंगाली परिवार से थी। वो पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में नर्स थी। लतिका से उनका परिचय 1944 में ही हो गया था। स्वाधीनता संग्राम के दौरान अंग्रेजों की कैद में उनका स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया था। तब रेणु जी को जबलपुर जेल से एक कैदी के रूप में उनके सहयोगियों के साथ पटना हॉस्पिटल भेज दिया गया था। कहते हैं लतिका ने रेणु जी की खूब देखभाल की थी और दोनों के बीच प्रेम का रिश्ता पनप गया था। रेणु और लतिका जी की शादी 5 फरवरी 1952 को हुई थी। विवाह स्थल था वर्तमान झारखंड राज्य का हजारीबाग स्थित कुर्रा मोहल्ला। इस विवाह के लिए लतिका के घर वाले तैयार नहीं थे, परंतु लतिका रेणु जी से विवाह करना चाहती थीं और उन्होंने ऐसा ही किया। लतिका के घर वाले रेणु जी की बीमारी से चिंतित थे। कहते हैं कि विवाह के दौरान रेणु जी अपने मित्रों की सहायता से विवाह की विधियां संपन्न कर रहे थे और दीवार के सहारे बैठ पा रहे थे। ऐसे में लतिका की सेवा भाव से ही वे कई और वर्षों तक जीवित रहे और एक बार फिर से राजनीति में सक्रिय भी हुए। उन्होंने 1972 में फारबिसगंज से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में विधानसभा का चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। इंदिरा गांधी द्वारा इमरजेंसी लगाने के बाद उन्होंने खुलकर इसका विरोध किया, जिससे पुनः उन्हें जेल में जाना पड़ा और यातनाएं सहनी पड़ी। मार्च 1977 को जब आपात स्थिति हटी तो उनका संघर्ष सफल हुआ, परंतु वो इसके बाद अधिक दिनों तक जीवित न रह पाए। रोग से ग्रसित उनका शरीर जर्जर हो चुका था। मृत्यु लोक का त्याग करने से पहले रेणु जी ने हिंदी साहित्य को ऐसे ऐसे मोती दिए जिनकी चमक आज भी बरकरार है और आगे भी रहेगी। फणीश्वरनाथ रेणु ने 1936 के आसपास से कहानी लेखन की शुरुआत की थी। उस समय कुछ कहानियां प्रकाशित भी हुई थी, किंतु वे किशोर रेणु की अपरिपक्व कहानियां थीं। 1942 के आंदोलन में गिरफ्तार होने के बाद जब वे 1944 में जेल से मुक्त हुए, तब घर लौटने पर उन्होंने बट बाबा नाम की पहली परिपक्व कहानी लिखी। बट बाबा साप्ताहिक विश्वामित्र के 27 अगस्त 1944 के अंक में प्रकाशित हुई थी। रेणु की दूसरी कहानी पहलवान की ढोलक 11 दिसंबर 1944 को साप्ताहिक विश्वामित्र में छपी थी। 1972 में रेणु ने अपनी अंतिम कहानी भित्ति चित्र की मयूरी लिखी थी। रेणु को जितनी प्रसिद्धि उपन्यासों से मिली, उतनी ही प्रसिद्धि उनको उनकी कहानियों से भी मिली। रेणु जी की खासियत थी कि उन्होंने अंचल विशेष की भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग किया। रेणु ने अपनी अनेक रचनाओं में आंचलिक परिवेश के सौंदर्य, उसकी सजीवता और मानवीय संवेदनाओं को अद्वितीय ढंग से वर्णित किया है। कहानी के दृश्यों को चित्रित करने के लिए उन्होंने गीत, लय, ताल, वाद्य, ढोल, खंजड़ी नृत्य, लोक नाटक जैसे उपकरणों का सुंदर प्रयोग किया है। रेणु ने मिथक, लोक विश्वास, अंधविश्वास, किंवदंतियां, लोकगीत, इन सभी को अपनी रचनाओं में स्थान दिया है। उन्होंने मैला आंचल उपन्यास में अपने अंचल का इतना गहरा व व्यापक चित्र खींचा है कि सचमुच यह उपन्यास हिंदी में आंचलिक औपन्यासिक परंपरा की सर्वश्रेष्ठ कृति बन गया है। रेणु सरकारी दमन और शोषण के विरुद्ध ग्रामीण जनता के साथ प्रदर्शन करते हुए जेल भी गए। उन्होंने आपातकाल का विरोध करते हुए अपना पद्मश्री का सम्मान लौटा दिया था। इस समय तक रेणु को पेप्टिक अल्सर की बीमारी हो गई थी, लेकिन इस बीमारी के बाद भी रेणु ने 1977 ईस्वी में नवगठित जनता पार्टी के लिए चुनाव में काफी काम किया था। 11 अप्रैल 1977 ईस्वी को रेणु उसी पेप्टिक अल्सर की बीमारी के कारण चल बसे। यह थी कहानी देश के चर्चित साहित्यकारों में से एक फणीश्वरनाथ रेणु की। आशा है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। खासकर जो छात्र हैं उनको भी इस कहानी से बहुत सहायता प्राप्त हुई होगी, तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें। इस तरह आप हमारी मदद करें ताकि हम इस तरह के वीडियो बनाते रहें।
द सूत्रधार के साथ बने रहने के लिए आभार।